ऑक्सीडेशन कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ध्यान दीजिए जरा एक बार, डिहाइड्रोजिनेशन। हालांकि वो एक अलग बात है कि जो डिहाइड्रोजिनेशन होता है उससे ऑक्सीडेशन ही होता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, मैं याद दिला देता हूँ। अगर आपके पास में कोई प्राइमरी एल्कोहल है, जैसे बेटा ये है CH3 CH2OH, तो होगा क्या कि इस केस में अगर आपने यहाँ पर कॉपर 300 यूज किया, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपने इसको यूज किया तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3CHO। हालांकि डिहाइड्रोजिनेशन से ऑक्सीडेशन ही होगा, तो आप इसको ऑक्सीडेशन की बात है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन भी बोला जा सकता है। इसमें बस थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल हुआ, यानी कि CH3C, यहाँ पर CH3, हाँ, इसमें क्या होता है बेटा बताओगे, याद करके बताइए। यस, हाँ, इस केस में हमारे पास में डिहाइड्रेशन होता है और यहाँ पर जो बनता है वो बनता है CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर हो जाएगा CH3 एंड CH3। तो इन केसेस में तो यहाँ पर H2 निकलता है, लेकिन इस केस में यहाँ पर H2 निकलता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में H2 और टर्सरी में यहाँ पर एल्कीन बनती है। तो चलिए ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर 9 पॉइंट की बात करेंगे। ये जो कैटलिस्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट? ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे और वो है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, देखिए बेटा, अगर मैं कलर्ड आयन की बात करूँ तो जो ये कंपाउंड है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं, ये असल में कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इनके कलर्ड आयन के फॉर्मेशन का जो कारण होता है, कलर्ड आयन के बनने का जो कारण होता है, वो देखिए दो होते हैं। कलर्ड आयन के बनने के कारण दो होते हैं। एक कारण को तो आप लोग कहते हो DDT ट्रांजिशन, एक कारण को आप लोग कहते हो DDT ट्रांजिशन। लेकिन DDT ट्रांजिशन में, ये DDT ट्रांजिशन बेटा मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, कंप्लीमेंट्री कलर सिस्टम। हाँ, तो ये मैंने आपको समझा रखा, हाँ, ये मैंने आपको समझा रखा है। और मैंने कुछ ऐसा आप लोगों को करके बताया होगा कि आप इस तरीके से इसको बना लीजिए और उसके बाद में V और I इनको एक साथ रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में विव, फिर यहाँ पर हो जाएगा ग्योर। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास में नॉर्मल लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, अगर उसका ब्लू एब्जॉर्ब हो गया तो बचा हुआ जो कलर है सबका मिल करके वो ऑरेंज दिखाई देगा। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पहले समझाया था। तो कलर्ड आयन के बनने का एक कारण वो होता है DD ट्रांजिशन। लेकिन DD ट्रांजिशन के लिए जो शर्त है हमारी वो ये है कि इसमें D0 या फिर D10 ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर D0 या D10 हुए तो DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। इस वाले केस में यहाँ पर DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर ऐसा कोई भी आयन आपको मिला, उस केस में DD ट्रांजिशन की वजह से तो कलर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सिंपल DD ट्रांजिशन की वजह से कलर वहां पर नहीं आएगा। सिंपल टाइप का जो DD ट्रांजिशन है वो उनमें पॉसिबल नहीं है। इसका कारण, इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक तो कलर जो आयन है उनको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है। ऐसे आयन जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास हो सकता है टाइटेनियम ट्रिपल प्लस। अगर किसी को आइडिया हो तो वो बता सकता है। इसका कलर होता है बेटा पर्पल। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम ट्रिपल प्लस बहुत पूछा जाता है आपसे, इसको याद रखेंगे। इट इज ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। सेम उसी तरीके से देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है, Mn2 प्लस। Mn2 प्लस बहुत जरूरत पड़ सकती है आपको अपने क्वेश्चन को करने में। और इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट पिंक। लाइट पिंक, वैसे पिंक याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पिंक कलर का होता है। सेम उसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पर बता दूं आपको, आयरन 2 प्लस, आयरन 2 प्लस को याद रखेंगे, इट इज ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। सेम उसी तरीके से हमारे पास हो सकता है आयरन ट्रिपल प्लस, याद रखेंगे कि इट इज येलो। और इसी वजह से ग्रीन और येलो ये कुछ मिल करके जो रस्ट है, जो रस्टिंग होती है, जो रस्ट है उसका कलर आप लोगों को ब्राउन नजर आता है। उसके बाद में देखिए कोबाल्ट ट्रिपल प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो है वो लिखा हूँ। कोबाल्ट
ट्रिपल प्लस, इट इज पिंक, ये भी पिंक होता है, पिंक कलर का होता है। और इसके अलावा हमारे पास में है Ni2 प्लस, ये ग्रीन कलर का है। तो ये हो गया एक और, यस एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉपर 2 प्लस एंड इट इज ब्लू। तो मतलब ये कुछ कलर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस के कलर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इनको आप लोग नोट कर लेना कि इनकी जरूरत आप लोगों को पड़ती रहेगी बीच बीच में। इन सभी में टी के अंदर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन होगा, आइदर T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा, T6 होगा, T7 होगा, T9 तक कुछ भी होगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन जो है नहीं। यहाँ पर आप और थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, जैसे आपकी एक्सप्लेन, जैसे हमारे पास कॉपर प्लस है, तो कॉपर प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बेटा D10, कॉपर प्लस का आएगा D10, तो D10 आएगा, तो ये हमारे पास हो गया कलर है। कंडीशन में जो कॉपर प्लस है उसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन आया है, इसलिए वो हमारे पास में कलर लेस हो गया। तो मैंने यहाँ पर कलर्ड आयन का कारण क्या है उसको समझाया और उसका कारण बताया मैंने डी डाली, और इस बात को तो हम लोग एक्चुअल में पढ़ करके भी आए हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा बेटा वो दूसरा कारण की बात करूंगा, दूसरा कारण, सेकेंड कारण इसका, मैं यहीं पर लिखता हूँ बी को हम लोग कहते हैं बेटा चार्ज ट्रांसफर थ्योरी, चार्ज ट्रांसफर थ्योरी। एक्चुअल में हमारे पास में कुछ ऐसे आयन होते हैं, ऐसे हमारे पास में कुछ आयन हैं जिनके पास में डी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी 0 है, लेकिन बावजूद इसके उनके अंदर कलर पाया जाता है। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लूँ, इसका एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, वो है हमारे पास में KMnO4। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे पास में है KMnO4। आप बात समझो, लॉजिकली समझो। KMnO4 का आप लोगों को पता है कि ये रेड या पिंक होता है, मतलब अगर मैं बात करूं तो जब इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो पिंक नजर आएगा, वैसे अगर ये हाई कंसंट्रेशन में है तो आपको रेड नजर आएगा। अब ये जो KMnO4 है, अगर हम KMnO4 के कलर के बारे में सोचें, कभी कलर क्यों आया इसमें, अगर हम इसके कलर की बात करें तो देखिए बेटा, जो यहाँ पर K प्लस है, जो K प्लस आयन है, और दूसरा आयन है यहाँ पर MnO4 माइनस, तो जो K प्लस आयन है वो तो बिल्कुल कलरलेस होता है, पक्की बात है कि वो कलरलेस होता है, ये कलरलेस है, क्योंकि जो S ब्लॉक के आयंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन वो बोन्सन फ्लेम में कलर देते हैं, लेकिन वैसे कलरलेस होते हैं। ठीक, तो इसलिए इस चैप्टर में थोड़ी सी लर्निंग बातें भी रहेंगी, तो जो मैं बताता रहूंगा आप लोग नोट करते रहेंगे, तो वो काम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो K प्लस है वो एल्कली मेटल का कैटायन है, ये तो होता है बेटा यहाँ पर कलरलेस, इसकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो इसका MnO4 माइनस आयन है, मतलब ये जो आयन है ये होता है पिंक कलर का या रेड कलर का, यही है जिसकी वजह से यहाँ पर कलर आता है। तो कलर या तो कैटायन की वजह से आएगा या एनायन की वजह से आएगा, तो इस केस में तो एनायन की वजह से कलर आया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इस आयन के बारे में सोचें, आयन है MnO4 माइनस, अगर हम इस आयन के बारे में सोचें तो यहाँ पर जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ रहा है +7, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ रहा है +7। अब एक बार आप जरा Mn के एटॉमिक नंबर की बात करिए, तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 25, इसके अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा हमारे पास में 3d5 एंड इट इज 4s0, सॉरी 4s2, 3d5 एंड 4s2, ठीक है। तो ये हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn का। अगर बेटा आप Mn2 प्लस की बात करें, Mn7 प्लस की बात करें, तो Mn7 प्लस में आप देखेंगे ये भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा 3d0 एंड 4s0। इस केस में d0 है, तो अगर d0 है तो ये कलरलेस होना चाहिए। KMnO4 जिसको मैंने कहा है कि वो रेड या पिंक कलर का एक्चुअल में होता है, मैंने कहा है कि K प्लस तो कलरलेस है, लेकिन MnO4 माइनस पिंक कलर का होता है। तो यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है कि MnO4 माइनस पिंक कलर का क्यों होता है। अब जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो Mn7 प्लस है यहाँ पर
जो डी है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3d 0 है। तो अब डी ट्रांजिशन तो डायरेक्ट हो नहीं सकता इसमें जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा था देखिए डी ट्रांजिशन इन दोनों केसेस में नहीं होता। तो जब यहाँ पर डी ट्रांजिशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो इसमें कलर क्यों आया? इसके कलर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जिस थ्योरी की बात करूंगा वही है चार्ज ट्रांसफर। यहाँ तक बताओ भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को? रो रही हूँ। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि जो चार्ज ट्रांसफर थ्योरी है इसका क्या मीनिंग होता है। देखो चार्ज ट्रांसफर थ्योरी का मीनिंग ये होता है, आपके पास में यहाँ पर है Mn7+, आपके पास में यहाँ पर बेटा Mn7+ है ये वाला जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन याद है क्या है कि इसके पास में हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन पे होता है यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज। अब होता ये है कि जो हमारे पास में Mn और ऑक्सीजन है दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है जिसमें Mn पर 7 पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज है। तो बहुत ज्यादा चार्ज होने की वजह से इस केस में ये वाली कंडीशन बन जाती है 7+ और यहाँ पर आ जाता है O-। मतलब ये निकला कि कुछ समय के लिए या साइमल्टेनियस वे में थोड़े बहुत टाइम के लिए ये जो ऑक्साइड आयन है, ये जो ऑक्सीजन है वो Mn को इलेक्ट्रॉन दे देती है। और ऐसा करने पर क्या होगा कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर कौन सा D1, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहाँ पर ये D0 था, इसमें कोई बात नहीं, ये D0 था, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा D1। और ये इसलिए आ जाएगा क्योंकि साइमल्टेनियस वे के लिए थोड़े बहुत समय के लिए ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर लगी हुई है इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और इस कंडीशन में यहाँ पर अब डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इस केस में डी ट्रांजिशन होता कैसे है। डी ट्रांजिशन चार्ज ट्रांसफर थ्योरी से होता है। पहले चार्ज ऑक्साइड से या ऑक्सीजन से Mn को दिया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? यस सर। लेस स्टेबल है ये हमारे पास में, लेस स्टेबल है, ये बन जरूर जाता है, वही गलत बात है। और ये हमारे पास में मोर स्टेबल है। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत सोच लेना, इस सर ने बताया था कि जो हमारे पास में Mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 ही होता है और आपसे KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, आपने तुरंत +6 लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये बहुत कम स्टेबल होता है। बस इतनी सी बात है, ये आता रहता है, एक ऑक्सीजन दे दिया, फिर दूसरे दे दिया, फिर तीसरे दे दिया, किसी ने दे दिया, हटा दिया। तो इस तरीके से इसके पास में इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं और वो डी ट्रांजिशन करते रहते हैं, ठीक। लेकिन ओवरऑल ये कम स्टेबल है। तो ये पॉइंट 9 नंबर का पॉइंट हमारा था। अब हम यहाँ पर 10th नंबर के पॉइंट की बात करेंगे। 10th नंबर के पॉइंट में हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक्चुअल में ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है डी ब्लॉक का, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम काफी हद तक कवर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इसकी प्रॉपर्टीज को काफी हद तक कवर कर लेते हैं, वहाँ पर सब चीजें कवर हो जाती है। लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। और इसके बाद में हमारा एस ब्लॉक स्टार्ट होगा। ये टॉपिक खत्म करके फिर हमारा एस ब्लॉक स्टार्ट होगा। एस ब्लॉक में आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि वो 11th का टॉपिक है और इन जनरल कुछ स्टूडेंट्स को 11th क्लास के टॉपिक में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो भूल जाते हैं 12th क्लास थोड़ा सा फ्रेश रहता है। फिर हमारा एस ब्लॉक यानी कि 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट होगा और वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो सीधी सी बात यह है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जनरली पैरामैग्नेटिक स्थिति होती है। ये जनरली पैरामैग्नेटिक है। कारण ये है कि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनमें भी यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम वो ध्यान रखेंगे तो
एक तो होता है हमारे पास में आयरन, एक होता है कोबाल्ट और एक होता है यहाँ पर निकेल। इन तीनों को कंबाइंडली हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेट। इनको कहा जाता है फेरोमैग्नेट। तो मैंने बेटा ये बोला है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या उनके आयन्स हैं वो जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं, और ये जो हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के बारे में एक बार समझा देता हूँ। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है। पैरामैग्नेटिक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है और फेरोमैग्नेटिक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी की वजह से जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा वो केवल इसी की वजह से आएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, देखिए मेरी बात समझना बेटा फिर दोबारा से थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जो हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट दो वजह से आता है। एक तो आता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन की वजह से, और एक आता है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रोटेशन। देखिए बेटा कोई भी हमारे पास में एक एटम है तो उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दो बातें होंगी। एक तो बात उसकी ये होगी कि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। जो ये रोटेट कर रहा है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया उसको मैंने कहा है मैग्नेटिक मोमेंट रोटेशन वाला। ये तो रोटेशन वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसी फॉर्म में लिखना है। लेकिन जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, जो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करता है, अपनी ही एक्सिस पर वो स्पिन करता है। तो जब वो स्पिन करता है उस कंडीशन में उसका आता है यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन के पास में दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट है। एक तो वो रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। इसको आप लोग कहते हैं स्पिन और इसको आप कहते हैं रोटेशन। हालांकि आपको ये भी याद रखना है कि जो इसमें स्पिन वाला है वो ज्यादा होता है। केस में जो हमारे पास में स्पिन वाला है वो बहुत ज्यादा होता है और रोटेशन वाला मैग्नीट्यूड में कम होता है। तो जब रोटेशन वाला कम होता है तो हम इन जनरल यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पिन। बताओ बेटा ये सभी को समझ में आया या इसमें किसी को कुछ पूछना है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए तो उनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट है वो दो वजह से आता है, एक अपनी ही एक्सिस पे घूमने की वजह से और एक न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करने की वजह से। लेकिन जो स्पिन वाला है वो ज्यादा होता है, इसलिए आप उसको इस तरीके से लिखो। इसको नोट कर लेना पॉइंट को। जो हमारे पास में बेटा यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, जो यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आप इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि ये टोटल इसी के बराबर है लगभग। तो ये इफेक्टिव है और दोनों का सम है, तो आप इसको इफेक्टिव भी बोल सकते हो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो। आप यहाँ पर क्या होगे दैट इज इक्वल टू होता है हमारे पास में n, और n प्लस यहाँ पर आएगा बेटा बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इस फॉर्मूले को भी आप लोग लगा सकते हैं और यहाँ से स्पिन ओनली या फिर आप इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोहर मैग्नेट्रॉन ये इसकी यूनिट है, और यहाँ पर जो बेटा n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी एटम के अंदर अगर आपको ये निकालना हो कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो आपको केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करना पड़ेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है।
हाँ जी, क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को और आगे सोचेंगे। थोड़ा सा बच्चों से बात भी करता हूँ, इसलिए मैं ठीक है। सभी को इसकी दिख रही है बेटा, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे और नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन हमारे पास में यहाँ पर 11th नंबर का पॉइंट है और 11th नंबर का पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। 11th नंबर का पॉइंट है हमारे पास में एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो एक्चुअल में जो है कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम यहाँ पर एक बार ये देखते हैं कि आखिरकार डी ब्लॉक के एलिमेंट या फिर कोई भी एलिमेंट कब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कब होगा। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर है आयरन 2+। अब आयरन 2+ के साथ में आपने यहाँ पर मिला दिए 6Cn-। देखो ये अलग आयन थे, ये अलग आयन थे, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इन जनरल यहाँ पर इस तरह का आयन बन जाता है और इस आयन को ही आप लोग कहते हो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन बनाना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक टेंडेंसी है, कॉम्प्लेक्स आयन। ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में खूब पढ़ा है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की टेंडेंसी किस तरह के एलिमेंट्स में होती है। जो ये एलिमेंट्स हैं इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाए। तो मैं इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताते हैं अभी। तो देखिए इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसको देखते हैं एक बार। देखिए नंबर 1 हमारे पास देख लिया ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास में मेटल है उसका साइज खत्म होगा, 1 महीना होगा दिखा है। देखिए अगर उसका साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा ना हुआ, चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी तो आयन पावरफुली अटैक होगा। तो यहाँ पर स्मॉल साइज साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर साइज बड़ा होगा चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और अगर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर जो एनायन है हमारे पास में या जो लिगेंड है वो सेंटर एटम की तरफ को अटैक नहीं हो पाएगा। स्मॉल साइज। दूसरी बात ये है कि अगर इसके पास में ज्यादा चार्ज हुआ, अगर आयरन के पास में या इस टाइप का जो मेटल है उसके पास में अगर ज्यादा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, तो इस केस में उसको एनायन को अटैक करने की पावर ज्यादा होगी और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उससे कॉम्प्लेक्स आयन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो मतलब हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो यहाँ पर अगर हाई पॉजिटिव चार्ज है तो अच्छी बात है। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं। एल्कली मेटल्स के जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते क्योंकि ना तो उनके साइज छोटे होते और चार्ज बहुत ज्यादा। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तीसरे पॉइंट की बात ये है कि इनके पास डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो हाइब्रिडेशन हो पाएगा और वहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई हो पाएगी। तो यहाँ पर आप वैकेंट डी ऑर्बिटल एक ये भी करेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अगर अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में उनकी कॉम्प्लेक्स आयन को बनाने की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई इसको समझने में? चलिए, तो देखिए बेटा ये है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये इनकी खास बात है और आप लोगों ने ये देखा है इससे पहला चैप्टर पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर ही था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक बार 12वें नंबर। 12वें नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए बेटा, ये जो हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी एक खास बात होती है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी होती है इनकी। और मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी एक्चुअली ये होती है कि जैसे सपोज दैट मेरे पास में यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर आयरन का दूसरा एटम लगा दिया मैंने, यहाँ पर आयरन का नेक्स्ट एटम लगा दिया। इस तरीके से आयरन की अपनी एक क्लोज पैकिंग, इन जनरल आयरन FCC क्लोज पैकिंग, सॉरी BCC क्लोज पैकिंग करता है। तो ये जो आयरन है इसने अपनी क्लोज पैकिंग कर ली और BCC टाइप की क्लोज पैकिंग इसने कर ली। क्लोज पैकिंग करने के बाद बीच में इसके अंदर कोई दूसरे टाइप के एटम्स आकर के ट्रैप हो जाते हैं ऐसे करके। जैसे मान लीजिए कार्बन आ गया, या हमारे पास में H2 आ सकता है, या नाइट्रोजन का एटम आ सकता है। तो कुछ छोटे एटम इसकी जो नॉर्मल टाइप की क्लोज पैकिंग थी उसमें आकर के ट्रैप हो गए। तो जो इस तरह का कंपाउंड बनता है जिसमें जो नॉर्मल टाइप की क्लोज पैकिंग है, उसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं उनमें कुछ छोटे एटम्स आकर के ट्रैप हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल। भाई आ जाओ घर में, उसके नहीं आए। ये जो कंपाउंड है इसी का नाम बताया जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, इनके कौन कौन से अच्छे एग्जाम्पल हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड के जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, जैसे स्टील है, आपने सुना होगा कि स्टील है वो एक एलोय है, इंटरस्टिशियल एलोय है। उसमें कार्बन रहता है और कार्बन के अंदर कार्बन के मतलब उसमें आयरन रहता है और आयरन के अंदर कार्बन के एटम ट्रैप हो जाते हैं। इससे मिल जाता है हमारे पास में। इवन अगर मैं बात करूँ हमारे पास रिकॉर्ड हो रही है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो पूछा जाता है आपसे, वो होता है कास्ट उस दिन आयरन। की तरह कर रहा हूँ, बोल दिन दो बार। यहाँ पर वो है कास्ट आयरन। ये दोनों ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एग्जांपल हैं। देखिए, जो एलोय, अगर मैं एलोय की बात करूं तो दो तरह की एलोय आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो एलोय हैं, एलोय आपको दो तरह की देखने को मिलेगी। एक को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल, एक तो हमारे पास में होती है इंटरस्टिशियल एलोय, और दूसरी होती है जिनको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलोय। जब भी कोई एलोय बनेगी तो वो दो टाइप की होती है, या तो होगी वो इंटरस्टिशियल एलोय या फिर होगी वो सब्स्टिट्यूशनल एलोय। जो बेटा हमारे पास में ये स्टील एंड कास्ट आयरन है, जिसमें आयरन के एटम से क्लोज पैकिंग की, बीच बीच में कुछ खाली जगह रह गई, और जो बीच बीच में खाली जगह रह गई उसमें कुछ दूसरे एटम आ गए, उससे हमारे पास में स्टील या कास्ट आयरन का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारे पास इंटरस्टिशियल एलोय का एग्जांपल। बताओ भाई, यहाँ तक किसी भी स्वेटर को दिक्कत है? अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ थोड़ा। देखिए बेटा, दूसरा मैंने यहाँ पर कहा है वो है हमारे पास बजाते से तो हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलोय का क्या मतलब होता है। देखिए बेटा, सब्स्टिट्यूशनल एलोय का मतलब ये होता है एक तरह के हमारे पास क्लोज पैकिंग। देखिए मैं यहाँ पर बना के दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर ले लिया कॉपर, अभी बनाना मत, एक बार मैं बना दूँ उसके बाद बनाना। देखो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कॉपर की एक क्लोज पैकिंग। अब हुआ ये कि कुछ कॉपर के एटम यहाँ से हट गए, कुछ एटम मैंने यहाँ पर कॉपर के हटा दिए। मान लीजिए ये एटम मैंने यहाँ पर हटा दिए, और इनको हटा करके इनकी जगह पर हमने यहाँ पर रख दिए जिंक के एटम। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर मैंने जिंक को रख दिया, और यहाँ पर भी मैंने जिंक को रख दिया, और यहाँ पर मैंने जिंक को रख दिया। तो अगर इस टाइप की एलोय बनती है कि कुछ एटम्स को हटा करके उनकी जगह पर आपने दूसरे टाइप के एटम्स रखे, उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलोय। और
ये जो सब्स्टिट्यूशन एलॉय है जिसको मैंने यहाँ पर बना करके आपको दिखाया है, इसको कहते हैं बेटा ब्रास। इसको कहते हैं ब्रास, जो कि वास्तव में जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है, जिंक और कॉपर का सब्स्टिट्यूशन एलॉय। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं, इनमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये टॉपिक था हमारे पास में, जिसमें मैंने कहा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी इनकी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, और उसकी वजह से इन्होंने इंटरस्टिशियल टाइप के कंपाउंड बना लिए। लेकिन इसके क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशनल एलॉय भी पूछ ली जाती है, तो मैंने साथ के साथ ही यहाँ पर इस पॉइंट को भी समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट नंबर कौन सा था? 12। एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग और डिस्कस करेंगे। नंबर का एक और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन भी ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या है और इसमें कैसे कंपाउंड बनते हैं, इसको मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। देखिए बेटा, अगर मान लो ऐसा हो जाए, इसमें भी एक बार मैं बना दूँ उसके बाद में बनाना। मान लिया आपके पास में ऐसा हो जाए, जैसे आयरन 2+ है और O2- है, उसके बाद में यहाँ पर फिर आयरन 2+ है, O2- है, यहाँ पर मैंने O2- ले लिया, यहाँ पर आयरन 2+ लिया, उसके बाद में O2- और यहाँ पर मैंने ले लिया आयरन 2+। एक और लाइन समझने के हिसाब से बना लेते हैं, आयरन 2+, O2- और यहाँ पर आयरन 2+ और यहाँ पर मैंने लिया O2-। देखिए बेटा, ये हमारे पास में क्रिस्टल था। जो क्रिस्टल था वो था बेसिकली FeO का, जिसमें अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें मेरे पास में 6 आयरन 2+ थे और 6 ही मेरे पास में यहाँ पर ऑक्साइड आयन थे, और ये FeO बना हुआ। अगर ये कंपाउंड ऐसे ही है तो ये नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है इस टाइम पर, इसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। ये स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। लेकिन इस कंपाउंड में एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसको बना लेना कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपाउंड में एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पता चला कि ये वाला जो आयरन है, ये आयरन 2+ यहाँ से हट गया, आयरन 2+ ये वाला यहाँ से हट गया। मान लीजिए ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, इस कंडीशन में जो कंडीशन बन जाएगी हमारी, वो ये बन जाएगी, यहाँ पर आयरन 2+, O2-, आयरन 2+, O2-, यहाँ पर O2-, यहाँ पर जगह हो गई खाली। क्योंकि जगह कैटायन की वजह से हुई है, इसलिए इसको कैटायन वैकेंसी कहेंगे। O2-, आयरन 2+, और यहाँ पर भी आयरन 2+, O2-, और यहाँ पर मेरे पास में आया आयरन 2+, आयरन 2+ और यहाँ पर O2-। देखिए बेटा, इस समय पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, इस कंडीशन में इन्हीं 2 आयरन को आयरन 2+ से आयरन 3+ में कन्वर्ट होना होगा। मान लीजिए एक तो ये वाला आयरन और ये वाला आयरन, मैं इनको आयरन 3+ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये आयरन 3+ में कन्वर्ट हुआ और ये आयरन भी 3+ में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर जो चार्ज है वो तो बैलेंस हो गया, चार्ज के बैलेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है, और अब ये ऐसे करके लिखा जाना चाहिए, आयरन
3 प्लस, ये मेरे पास में यहाँ पर 2 है, इसके साथ साथ आयरन 2 प्लस, ये मेरे पास 1, 2 एंड 3 है, और यहाँ पर होना चाहिए O2 माइनस 1, 3, 4, 5, 6, तो ये मेरे पास यहाँ पर 6, तो ये ऐसे बनना चाहिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखिए बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर 6 थी, तो यहाँ पर भी 6 है, लेकिन आयरन यहाँ पर 6 थे, लेकिन आयरन इस टाइम पर यहाँ पर 5 है। इसका मतलब ये निकला कि इस केस में जो कंपाउंड बनेगा ये ऐसे बनेगा, ये कंपाउंड ऐसे बनेगा। मैंने 6 से दोनों को डिवाइड कर दिया। ये कंपाउंड अगर आप ऐसे बनाते हो तो इसका मतलब ये निकला कि इस केस में जो आयरन है वो जितना होना चाहिए, आयरन होना चाहिए था इसके ऊपर 1 ऑक्सीजन के साथ में आयरन 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन आयरन कम। तो जो इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं, जो इस तरह के कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं, इनके अंदर आयरन जितना होना चाहिए था उससे कम है, या फिर कुछ हायर ऑक्सीडेशन नंबर के एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है और कुछ कैटायन वैकेंसी यहाँ पर डेवलप हो गई है। जो इस तरह के कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं इनको कहा जाता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। बताइए भाई किसी भी स्टूडेंट को क्या ये समझने में कोई दिक्कत आई है? क्लियर होगा बेटा ये? ठीक है, चलिए। कनिष्का श्रीवास्तव, शिवानी, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, ठीक है। लक्ष्य सचदेवा, यस सर। चलिए। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक्चुअल में इसमें क्या होगा कि इसमें हालांकि क्वेश्चन आपने पहले कर रखा होगा, लेकिन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर कहा है कि भाई अगर 6 थे आयरन और 6 में से 1 हटा और 2 हमारे पास में यहाँ पर आयरन ट्रिपल प्लस का तो ये बना। तो अब हो सकता है कि हमारे पास में आयरन 10 होते और 10 में से हटता, या 50 होते 50 में से 1 हटता। तो मतलब ये निकला कि यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है जो 5/6 मैंने लिखी है ये फिक्स नहीं है, ये वैल्यू नॉन फिक्स है, और चूंकि ये फिक्स नहीं है इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। अब जब ये फिक्स नहीं है तो ये कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास में ये वैल्यू हो गई यहाँ पर आयरन, और यहाँ पर ले लिया मैंने 0.93 और इंटू मैंने यहाँ पर ले लिया, बस मुझे 1 से कम लेनी थी तो मैंने यहाँ पे इसको 0.93 कर दिया। ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इस कंपाउंड को कहा जाता है वुस्टाइट। ये कंपाउंड जो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे लिखा है ये है मेरे पास में वुस्टाइट ओर। इस वुस्टाइट ओर में आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस वुस्टाइट ओर का, ये वुस्टाइट ओर है, अगर मेरे पास में ये 1 मोल है, 1 मोल वुस्टाइट ओर है आपके पास, तो बताइए इसके अंदर कैटायन वैकेंसी कितनी है ये निकालनी है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ आयरन ट्रिपल प्लस कितना है। Y'all are still officially amazing. Blindfolded, moving target. The distance is 24 yards. Another Guinness World title. Y'all are मैं still उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब आपको सोच करेंगे और बताएंगे कि क्या बनना चाहिए, He can run into a आंसर क्या आना चाहिए। and one of y'all can throw, and I can be the receiver. Go both ways. Chandler must complete over 48 catches with one hand in 1 minute to break the record set by Jarvis Landry and Brady Quinn. This record is one of the greats, broken several times in recent history by NFL players Antonio Brown, Kirk Cousins, Odell Beckham Jr., and Drew Brees. Let's see if Cam has what it takes. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's right, 21. 30 seconds. कर रहे हो बेटा सर? यस सर। Just percentage highest strength. There you go, Cam. सभी को सोल्व करना है। तब तक कुछ और स्टूडेंट से बात करें। संजय, Where you at? I didn't see the video because the counting threw me off. यस सर।
बताओ With the बेटा count कर too रहे हो? close to call, Alex, Yes, the sir. Guinness adjudicator, will have to go under the hood with video review to confirm the final number of catches to see if Cam was able to break the record. सागर All right, Cam. Yes, sir. As you know, you attempted the Guinness World Records Yes, sir. title for the most one-handed catches in a minute, previously held by Odell Sir, Beckham, Drew 84.9 Brees, Jarvis and Landry, 15%. Kirk Cousins. चलिए आप लोगों ने बिल्कुल सही Unfortunately, किया है a few of your मैं एक बार catches बता देता हूँ कि were not ये valid. कैसे सोल्व You किया tucked जाता है them बिल्कुल against एकदम your आसान body. तरीका होता है इसका तरीका जो होता है वो ये But होता है with कि 51 जब हम catches, ठीक है अगर यहाँ पर एक कैटेगरी वैकेंसी डेवलप हुई है तो 2 आयरन 2 प्लस वो आयरन ट्रिपल प्लस में कन्वर्ट हुए इसका मतलब ये निकला कि जितना आयरन ट्रिपल प्लस होगा उससे आधी कैटेगरी वैकेंसी ये क्लियर हुआ जितना हमारे पास में आयरन ट्रिपल प्लस है उससे आधी कैटेगरी वैकेंसी तो ये तो बात क्लियर हुई और इस केस में अगर हम देखेंगे लेकिन यहाँ पर जो है मेरे पास में आयरन 0.9 और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है अब मैं क्या करूँगा देखिए चार्ज कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा बेटा मैं इस केस में ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में इस तरह की एटम है एक तो मेरे पास में है यहाँ पर आयरन एक में मेरे पास में है आयरन प्लस और एक मेरे पास में है यहाँ पर ऑब्वियसली यही मैंने समझाया अभी तक यहाँ पर तीसरा की कंडीशन बनेगी जो आयरन ट्रिपल प्लस है उसको मान लेते हैं कि ये एक्स है तो ये जो मेरे पास में आयरन 2 प्लस है